everyone, this is Saloni Pandey, your sociology educator, and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहाँ पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription. So students, in our today's lecture, we are going to do the most important questions part 2 of your class 12th sociology chapter, the market as a social institution. और आज के हमारे इस लेक्चर में हम करेंगे most important questions हमारे इस चैप्टर के. In our previous lecture हमने most important questions part 1 डिस्कस किया था. अब बारी आ जाती है पार्ट 2 की, जिसमें we are going to discuss the long answer type questions and we have to write the answers within 120 words. Clear? So let's have a look at the questions. Question number 1. Explain the structural changes in the Indian economy as seen in the period of colonialism. Indian economy में कौन कौन से structural changes होते हैं जो colonialism के टाइम पर होते हैं, ठीक है? तो हम बताएंगे कि जो ट्रेडिशनल अकाउंट्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, वो बताते हैं कि इंडियन इकोनॉमी और सोसाइटी मोर और लेस अनचेंज ही रही है. इकोनॉमिक ट्रांजिशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस मेनली ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पर हुए, जैसे जो एंशियंट विलेज कम्युनिटीज़ वगैरह थी इंडिया की, जो रिलेटिवली सेल्फ सफिशिएंट हुआ करती थी और उनकी इकोनॉमीज़ जो हैं नॉन मार्केट एक्सचेंज सिस्टम पर बेस्ड हुआ करती थी. कॉलोनियल पीरियड में कमर्शियल मनी इकोनॉमी जो है वो एंटर हो जाती है, मतलब मनी वाला जो कंसेप्ट है मेनली वो आने लग जाता है. और पहले भी ऐसा नहीं था कि मनी यूज़ में नहीं आता था, बट द थिंग इज़ कि हम सेल्फ सफिशिएंट थे, नॉन मार्केट काइंड ऑफ एक्सचेंज सिस्टम हमारे यहाँ पर चलता था. बट ब्रिटिशर्स के आने से ये एक चीज़ आ जाती है. Wider networks of commercial money economy brought about radical social economic changes in rural and urban society. इसकी वजह से, मतलब ये जो कमर्शियल मनी इंट्रोड्यूस हुआ था, इसकी वजह से रेडिकल सोशल इकोनॉमिक चेंजेस रूरल और अर्बन सोसाइटी में आते हैं. कुछ रीसेंट हिस्टोरिकल रिसर्च ये बताती है कि एक्सटेंसिव एंड सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग नेटवर्क्स दैट एग्जिस्टेड इन प्री कॉलोनियल इंडिया, मतलब कॉलोनियल इंडिया के पहले भी हमारे यहाँ पर बड़े ही एक्सटेंसिव या सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग नेटवर्क्स हुआ करते थे. ब्रिटिशर्स के पहले भी हम फॉरेन ट्रेड किया करते थे या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हम किया करते थे, बट ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्हें आके सब कुछ चेंज कर दिया. मेजर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह थी हैंडलूम क्लोथ्स की और बहुत सारी गुड्स की, वो कॉलोनाइजेशन से पहले ही इंडिया में एस्टैब्लिश्ड थी. लेकिन आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरर कंट्री हुआ करती थी. ब्रिटिशर्स के आने से इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर कंट्री बन के रह गई थी, क्योंकि सारा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही कमा रहे थे. कॉलोनाइजेशन के बाद में इंडिया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बन जाती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, और साथ ही साथ में कंज्यूमर बन जाती है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का. मतलब पहले जो गुड्स हम खुद से बना लेते थे, अब हमको वो गुड्स बेचे जा रहे थे, मतलब हम उन गुड्स को खरीदते थे. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप घर पे खुद खाना बना सकते हो, है ना, तो आपका पैसा नहीं लगेगा. लेकिन अब आपको बोल रहे हैं कि सुनो, तुम एक काम करो, तुम हमको सिर्फ वेजिटेबल्स दे दो और खाना वाना बना के हम तुमको दे देंगे, तुम पैसे में हमसे खरीदना. तो कोई सेंस है इन चीज़ों का, बट ब्रिटिशर्स ने ये सारी चीज़ें करी, है ना. तो इस तरीके से हमारे यहाँ इकोनॉमी में मेजर चेंजेस हमको देखने को मिले. इस एक टाइम पर नए नए ग्रुप्स, स्पेशली यूरोपियन ग्रुप्स एंटर कर रहे थे ट्रेड और बिजनेस में, और जो हमारे यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मर्चेंट कम्युनिटीज़ थी वो इस अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना नहीं चाहती थी, और वो ब्रिटिशर्स के साथ में मिलकर इंडिया में ट्रेड करती थी. और यहीं से ही एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मारवाड़ी क्लास, वो हमारे यहाँ पर इमर्ज होती है. फाइन. तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में बेसिकली हमको डिटेल में हर एक चीज़ को बताना होता है, जिसमें हम एग्जांपल, फ्लो चार्ट्स, सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी देते हैं, कंक्लूजन भी देते हैं. ये सिर्फ एक जनरल आइडिया आपके लिए है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको आंसर्स किस तरह से लिखने हैं. राइट. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन कैपिटलिज्म एज अ सोशल सिस्टम. कैपिटलिज्म बेसिकली एक सोशल सिस्टम है. कैसे? So, according to Karl Marx, the economy does not consist of things, but is made up of people who are connected to one another through the process of production. कार्ल मार्क्स बोलते थे कि देखो, इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि जिसमें गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं. नहीं, इकोनॉमी में बेसिकली आप और हम जैसे लोग हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसमें कोई बाइंग कर रहा है, कोई सेलिंग कर रहा है, ट्रेड कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है. तो कहीं ना कहीं ये पूरी इकोनॉमी सोसाइटी से ही तो बनी है. मतलब सोशल एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से फिर इकोनॉमी बनी, वहाँ से फिर फैमिली बनी, वहाँ से किनशिप बना, सारी चीज़ें हुई. सो हम हमारे आंसर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे. कैपिटलिज्म के ऊपर, फिर कार्ल मार्क्स ने क्या कहा वो बताएंगे. अब कैसे ये एक सोशल सिस्टम है उसको हमको एक्सप्लेन भी करना है. तो देखो, मार्क्स ने बोला कि कैपिटलिज्म के अंदर लेबर एक कमोडिटी बन के रह जाता है. ज़्यादातर जो वर्कर्स होते हैं
वो अपनी लेबर पावर को सेल कर देते हैं ताकि उनको वेजेस मिले। बोलते फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, जितना पैसा मिलेगा एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, अपनी लेबर पावर को सेल आउट कर देते हैं। ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करके रखते हैं, और मतलब इससे दो क्लास राइज होती हैं कि एक तरफ वो कैपिटलिस्ट है जिसके पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, सारा प्रॉफिट है, और दूसरी तरफ ये वर्कर्स हैं जो अपना लेबर कैपिटलिस्ट को सेल कर देते हैं, राइट। नाउ द कैपिटलिस्ट क्लास पेज द वर्कर्स। जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो ओनर होता है, वो क्या करता है, वर्कर को पे करता है, उसको सैलरी देता है, वेजेस देता है, जो वो प्रोड्यूस करते हैं उसका, और जितना भी सरप्लस वैल्यू होता है वो सारा का सारा खुद अर्न कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है, सब आंसर में देने हैं आपको। मान लो एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री का जो ओनर है वो एक्स पर्सन है, ये ओनर है, ये ए बी सी डी ये सब लेबर्स हैं। ये सब कौन है, लेबर्स हैं। मान लो यहाँ पे पेन प्रोड्यूस होते हैं, पेन का प्रोडक्शन होता है। अब एक पेन को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली मान लो 1 रुपीज है। मार्केट में कितने का सेल किया जाता है, 5 रुपीज का। अब मान लो कि इस फैक्ट्री ने किसी एक टाइम पर 100 पेन प्रोड्यूस किए, है ना, तो इनकी कॉस्ट कितनी लगी, 100 रुपीज की, और इनको ये सेल आउट कितने में होगा, 500 रुपीज में। तो 400 रुपीज क्या है, प्रॉफिट, ठीक है, 400 रुपीज क्या है, प्रॉफिट। इस 400 में से 15 रुपीज मान लो हमने हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उनको सेल कर दिया 15 रुपीज। तो मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चलो कि हमारे पास में 6 वर्कर्स हैं, है ना, तो 15 × 6 कर दो, कितना हो जाएगा आपका, 6 लोगों को आपने 15 रुपए बांट दिए, तो 6 5 30 हो गया आपका, 80 रुपीज हो गया, ठीक है, सॉरी 80 नहीं 90 रुपीज हो गया आपका। तो आपने 90 रुपीज वर्कर्स को दे दिया। मान लो फैक्ट्री में आपका चार्ज वार्ज लगा होगा काम वाम करवाने का, और सामान आपने मंगवाया, तो आपके 40 रुपीज और लग गए, ठीक है। तो आपकी 100 रुपीज कॉस्ट हो गई, 90 रुपीज आपने वेजेस दे दिए, 40 रुपीज आपने और काम करवा लिया। इसमें से अब 90 और 40 माइनस कर दो, ठीक है, इसमें से 90 40 माइनस कर दो, 250 प्लस समथिंग कुछ आएगा आपके पास में। वो क्या है, पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट है किसका, एक्स पर्सन का। तो वेजेस कितने मिले लेबर को, 15 रुपीज, उसी में आपको अपना घर चलाना है, और जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ इस एक्स पर्सन को, ओनर को, अराउंड 250 प्लस। तो दैट मीन्स कि ये जो कैपिटलिस्ट है ना, ये क्या एक चीज करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है। बोलता है कार्ल मार्क्स ऐसे बोलते हैं कि वेजेस उतने ही देता है लेबर को, ठीक है, थोड़े बहुत, और खुद पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है अपने पास में रख लेता है। अब ये इतने पेन्स को प्रोड्यूस करने में सारी मेहनत किसकी लगी, लेबर की। तो कार्ल मार्क्स बोलते थे ये सारा पैसा लेबरों को दो, ठीक है। मार्क्स का कहना यह था कि सभी इकोनॉमिक सिस्टम सोशल सिस्टम है। हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिससे अल्टीमेटली सोशल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ कैपिटलिस्ट क्लास है, एक तरफ लेबर क्लास है। हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में कुछ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन भी तो होते हैं, जैसे कि the dynamic of capital would eventually impoverish the working class and thereby create the social conditions for a revolution. Private ownership over the means of production and distribution is seen as creating a dependence of non-owning classes on the ruling class and ultimately as a source of restriction on human freedom. अब जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन हो रहा है तो भाई एक तरफ ओनर है, लेबर है, और फिर उसमें और भी अलग अलग लोग शामिल हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फिर जो कंजम्पशन कर रहे हैं, फिर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब आपस में रिलेटेड हैं। तो कैपिटलिज्म को मतलब वो ऐसा बताते थे कि ये सारा कुछ जो है ना, ये इकोनॉमिक सिस्टम तो है ही, पर साथ ही साथ में क्या भी है, सोशल सिस्टम। तो जो भी इकोनॉमी में हो रहा है वो सब कहीं ना कहीं आप और हम जैसे लोग मिलके ही तो कर रहे हैं। तो इसलिए वो बोलते थे कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एक सोशल सिस्टम है। मार्क्स बोलते थे कैपिटलिज्म एक कॉन्ट्राडिक्शन लेडेड सिस्टम है जिसमें बहुत सारे क्राइसिस हैं और इसमें सीवियरिटी भी आगे चल के आ सकती है। तो कार्ल मार्क्स पूरी तरह से खिलाफ थे कैपिटलिज्म के, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे, एग्जाम्पल हमने डिस्कस करे, सब आपको अपने आंसर में लिखने हैं ताकि आप वर्ड लिमिट को भी मैच कर लो और आपका आंसर अच्छा दिखे, है ना। तो आप बता दोगे कि इस तरीके से ये जो कैपिटलिज्म है ये एक तरह का कैसा सिस्टम है, सोशल सिस्टम है। एंड दे हैव आर्ग्यूड दैट this tendency of the system to
Unravel combined with socialization process that links workers in a worldwide market create the objective conditions for revolutionary change, and capitalism is seen as just one stage in the evolution of the economic system. फाइन, तो ऐसे करके और भी रिलेवेंट पॉइंट्स जो भी आपको याद आते हैं तो वो सारे के सारे आप इसके अंदर नोट डाउन करेंगे। क्लियर? मैं सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ कि ये क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में, क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं। मेहनत पूरी आपकी है, ऐसा नहीं कि बोर्ड से कॉपी करा और सेम एज इट इज आपने अपने आंसर में लिख दिया, नहीं, आपको अपने वर्ड्स में आंसर को फ्रेम करना है और फिर उसको लिखना है। जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं उसको आपको ऐड ऑन करना है। ओके, बुक से भी देख, यहाँ से भी देख के लिख सकते हो, बुक से भी देख के लिख सकते हो, लेकिन वो सिर्फ रोट मेमोराइजेशन होगा। वो सिर्फ ऐसा होगा कि आपने रट लिया और आपने लिख दिया, उसमें आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो बुकिश लैंग्वेज नहीं, अपने वर्ड्स में क्वेश्चंस को आंसर करना सीखो। Now you have next question, that is question number 3. Question number 3 is read the given passage and answer the questions that follow. यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, आपको इस पैसेज को रीड करना है और फिर इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। ये जो पैसेज है इसमें बोला जाता है When a market becomes a commodity, the पुष्कर कैमल फेयर। जब मार्केट जो है वो एक कॉमोडिटी बन जाता है तो पुष्कर कैमल फेयर कुछ हुआ होगा, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। देखो क्या बोल रहे हैं। Come the month of Kartika, Thar camel drivers spruce up their ships of the desert and start the long walk to Pushkar in the time of Kartik Purnima. कार्तिक पूर्णिमा का टाइम होता है। थार डेजर्ट में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो कैमल वगैरह हैं वो अपने सारे के सारे आने लग जाते हैं और पुष्कर तक वॉक करने लग जाते हैं। ईच ईयर अराउंड 2 लाख पीपल कन्वर्ज हेयर, है ना, हर साल 2 लाख लोग करीब यहाँ पर आते हैं और करीब 50,000 कैमल्स कैटल्स यहाँ पर आते हैं। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्विल ऑफ कलर, साउंड, मूवमेंट, इन सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, है ना। म्यूजिशियंस होते हैं, मिस्टिक्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, डिवोटी होते हैं। ये एक कैमल ग्रूमिंग निर्वाण है जहाँ पर इनक्रेडिबल एरे ऑफ कॉर्न रोज, एंकलेट्स, एम्ब्रॉयडरी, पॉम पॉम्स, मतलब ये सारी चीज़ें मार्केट में देखने को मिलती हैं, है ना। कैमल हो गया, फिर साथ ही साथ में जो है कॉर्न रोज हो गए, एंकलेट्स मिल रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी हो रही है, पॉम पॉम शोज चल रहे हैं। तो जो रिलीजियस इवेंट्स built in tandem with the camel fair in a wild magical crescendo of incense, chanting and processions to dowsing day, the last night of the fair when thousands of devotees wash away their sins and set candles afloat on the holy water. कार्तिक पूर्णिमा के समय में ये एक फेस्टिवल वहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। इस फेस्टिवल में क्या होता है, सब लोग आते हैं, पूरा मार्केट लगता है, बहुत सारी ज्वेलरी होती है, क्लोथ्स होते हैं, एंकलेट्स होते हैं, शोज होते हैं, एंटरटेनमेंट होता है और जो होली वाटर है उसमें सभी लोग जो है बात करते हैं और फिर उसके बाद में मतलब अपने सारे सिंस वगैरह सारे वहाँ पर छोड़ देते हैं। इसी एक फेयर के अंदर कैमल जो है उनका भी मतलब कहीं ना कहीं कैमल्स को लेकर आते हैं, तो करीब 2 लाख लोग आते हैं, 50,000 कैमल्स आते हैं, कैसे पूरा ट्रेडिंग वगैरह होता है वो पूरा इस मार्केट के अंदर बताया गया है। नाउ यू हैव सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, सुनो। What are the new circuits of goods and services, money and people that have been created at Pushkar because it is now a part of the international tourist circus? कौन कौन से नए सर्किट, गुड्स, सर्विसेज, मनी, पीपल, ये सारी चीज़ें पुष्कर में ड्रॉ कर लिए गए हैं या क्रिएट कर लिए गए हैं, क्योंकि अब पुष्कर फेयर ना केवल पुष्कर फेयर रह गया है बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट भी बन चुका है। हाउ डू यू थिंक द कमिंग ऑफ लेयर नंबर्स ऑफ फॉरेन एंड इंडियन टूरिस्ट हैव चेंज द वे इन विच दिस फेयर ऑपरेट्स? क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से अब इंडियन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट इस मेले में आ रहे हैं, इस फेयर में आ रहे हैं, तो कैसे इसने पूरी तरह से चेंज कर दिया है एक उसके ऑर्गेनाइजेशन को या जिस तरीके से फेयर ऑपरेट्स होता था उसको? कैन वी से दैट देयर इज अ मार्केट फॉर स्पिरिचुअलिटी इन इंडिया विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट? क्या इस एक को पढ़ के हम ये बोल सकते हैं कि क्या इंडिया में ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जा सकता है? क्या इंडिया में ऐसा भी हम कुछ देख सकते हैं? सो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आंसर हमको बताना है। बहुत सिंपल है, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे जो पैसेज है उसको, तो आप इस चीज़ को आंसर कर पाएंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ पैसेज में क्या बता रहे हैं कि एक पुष्कर मार्केट जो कि एक टिपिकल एनुअल कैटल मार्केट है ना, कैसे वो चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म होता है एक टाइप ऑफ कॉमोडिटी फॉर सेल इन द मार्केट में, कैसे वहाँ पर सेलिंग वगैरह होने स्टार्ट हो जाती है।
यहाँ हमको लोग देखने को मिलते हैं, कल्चर देखने को मिलता है, फोटोग्राफ्स होती हैं, मनी है, कॉमोडिटीज़ है, लोग एक मतलब वर्ल्ड के कौन कौन से कोने से ट्रैवल करके यहाँ पर आते हैं, नए नए सर्किट्स ऑफ कॉमर्स और इन सारी चीज़ों को बिल्डअप करते हैं। तो एक तरीके से ये ग्लोबलाइजेशन को दिखाता है। प्रोडक्ट, फैसिलिटी, कल्चरल एस्पेक्ट जो सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। इंडियन स्पिरिचुअलिटी का प्रमोशन यहाँ पर होता है, जैसे योगा, आयुर्वेदा, है ना। तो और साथ ही साथ में हमने देखा कि होली वाटर है जिसमें सभी जो है बात कर रहे हैं। अब ये जो एक्सपैंडिंग इंटरनेशनल टूरिज्म मार्केट है ये इंडिकेट करता है कि कल्चर को भी कमोडिटी की तरह आप जो है बेच सकते हो। जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें टूरिस्ट आते हैं, नॉट ओनली इंडियन टूरिस्ट लेकिन फॉरेन टूरिस्ट भी, वो हमारे कल्चर को जानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं और बहुत बार इसको अपना भी लेते हैं, है ना। तो दैट इज समथिंग कि कल्चर को भी जो है एक कमोडिटी की तरह ट्रेड किया जा सकता है। इसमें राजस्थान का ये जो पुष्कर फेयर है ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पेस्टोरलिस्ट भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं और पूरे वर्ल्ड से लोग हैं जो कैमल्स को या उनके लाइव स्टॉक को बाय एंड सेल करना चाहते हैं, है ना। तो नॉर्मली एक पुष्कर फेयर लगता था जहाँ पर कैटल्स आते थे, कैमल्स आते थे, बाइंग सेलिंग होती थी, है ना, कल्चर अपना सेलिब्रेट करते थे लोग। लेकिन अब एक तरीके का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, तो कहीं ना कहीं कल्चर जो है वो कमोडिटी बन चुका है। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे आप, पैसेज को बहुत अच्छे से रीड करोगे तब आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे और फिर एक एक करके हमको हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है। आपके एग्जाम में बेसिकली एक क्वेश्चन आता है जो पैसेज बेस्ड होता है ना, तो वो हमको प्रिपेयर करना होता है। उसके लिए पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ के फिर उसके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से मतलब कहीं पे साइड में रफली लिखो, फिर अच्छे से अपना आंसर फ्रेम करके उसको आपको पूरा लिखना है। जैसे यहाँ पर पॉइंट्स दिए, मैं सिर्फ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, आंसर आप फ्रेम करोगे क्योंकि सब मैं आपको थाली में परोस के दे दूंगी तो आप क्या करोगे, है ना। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। एज नाउ पुष्कर इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट, foreign goods, all types of facilities and foreign capital are available over here and circuits of people have also widened। अब कहीं ना कहीं ये जो पुष्कर है ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी है, इवन फॉरेन कैपिटल भी है। पहले ये सिर्फ एक रीजनल फेयर हुआ करता था जहाँ पर इंडियंस आते थे, लेकिन अब इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर्स भी आते हैं और अब ये एक रीजनल फेयर से इंटरनेशनल फेयर में कन्वर्ट हो चुका है। होली रिवर है उसमें सभी डिप करते हैं, है ना, बहुत सारे लाखों लोग आते हैं यहाँ पर और साथ ही साथ में रिलीजियस लिटरेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मार्केट जो है वो स्पिरिचुअलिटी को भी कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है। क्लियर? ये पैसेज जो है ना वो आपकी बुक में दिया हुआ है पुष्कर फेयर से रिलेटेड, आप इसको रीड करो। मैंने आपको ये करवाया भी है क्वेश्चन एक बार, आई होप सो कि प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे होंगे, है ना, तो वहां से आपको एक जनरल आइडिया होगा ये। और मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि चैप्टर आपका पूरी तरह से 100% कंप्लीट है, आपने रिवीजन भी कर लिया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैंने आपको करवाए थे आप वो भी कर चुके हो और पार्ट 1 भी आपने देख लिया है। तब मैं आपको पार्ट 2 में एक जनरल आइडिया दे रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाने लग जाऊंगी तो फिर कैसे चलेगा, है ना, वो चीज वर्क नहीं करेगी। तो बेटर है कि हम क्या एक चीज करें, कंसेप्ट को बस समझ लो कि क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, मुझे आंसर में कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं और फिर अपने आंसर को फ्रेम करो। ऐसा नहीं कि मैम ने सब बता दिया, मैम ने बता दिया ये क्वेश्चन आएगा ऐसे आंसर लिखना और आप बस करे जा रहे हो। नॉट लाइक दैट, मैं आपकी मेहनत चाहती हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, वरना मैं आपको बहुत डिटेल में आंसर बता दूंगी, पूरा लिख लिख के बता दूंगी क्या फ्लो चार्ट बनाना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप मेहनत करो थोड़ी सी, ओके। और इसी के साथ में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ में आए। नाउ रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। Sociologists view markets as social institutions that are constructed in a culturally specific ways. For example, markets are often controlled or organized by a particular social groups or classes and have specific connections to other institutions, social processes and structure. Sociologists often express this idea by saying that economies are socially embedded. Now this is illustrated by two examples, one of a weekly tribal hut and the other of a traditional business community and its trading networks in colonial India. देखो पैराग्राफ बोल रहा है कि जो सोशलॉजिस्ट होते हैं वो मार्केट को सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह देखते हैं और वो बोलते हैं कि मार्केट्स जो होते हैं उसमें कल्चर वगैरह हमको देखने को मिलता है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, अलग अलग सोशल क्लासेस होती हैं जो आपस में साथ में आती हैं, एक सोसाइटी का प्रोसेस, एक सोसाइटी का ऑर्डर हमको देखने को मिलता है। तो ये जो इकोनॉमी है वो ऐसी है जिसमें सोसाइटी पूरी एम्बेडेड है। मार्केट्स इस तरह की इकोनॉमी हो गए हैं जो कि सोशली एम्बेडेड है। ये दो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, एक जो वीकली ट्राइबल हार्ट मार्केट्स लगते हैं वो, और दूसरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज़ होती हैं
उनके ट्रेडिंग नेटवर्क्स जो कॉलोनियल इंडिया से चले हुए आ रहे हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट जो है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनो, ठीक है। Sociologists view markets as a social institution that are constructed in a culturally specific ways. Explain. And give 2 examples to show that economies are socially embedded. What kind of human quality is found in markets? तो पहला, social institutions culturally specific ways में कैसे होते हैं? देखो, इकोनॉमी जो है ना, उसे आप सोसाइटी से अलग नहीं समझ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोसाइटी में ही एम्बेडेड है, सोसाइटी का ही पार्ट है। इकोनॉमी में बाइंग सेलिंग हो रही है, बाइंग सेलिंग कौन लोग कर रहे हैं? आप और हम जैसे लोग कर रहे हैं, है ना। हम मार्केट में जाते हैं तो क्या कोई अलग से कोई पर्सन जाता है मार्केट में? इसी सोसाइटी में से लोग जाते हैं। तो वो सोसाइटी का ही एक डिस्क्रीट पार्ट है, उसके अपने रूल्स हैं, ignoring the broader social or political background in which market works. It is found on the premises that economy should be studied as a discrete part of society that follows its own set of rules. अब लेकिन ये कहा जाता है कि हम जनरली इकोनॉमी को ऐसे पढ़ते हैं जो कि सोसाइटी से अलग होती है, उसके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो सोशो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से अलग होती है। सोशियोलॉजिस्ट लेकिन इसका अपोजिट बोलते हैं, वो बोलते हैं नहीं, अगर आपको इकोनॉमिक्स को पढ़ना है तो आपको कहीं ना कहीं इस सोशल फ्रेमवर्क को समझना होगा। इसके 2 एग्जांपल्स वही वीकली ट्राइबल हट और ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज। अब जो दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन क्वालिटी इज फाउंड इन मार्केट्स, किस तरह की क्वालिटी हमको देखने को मिलती है? तो मार्केट्स में सेवरल ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। ये कंट्रोल होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप या सोशल क्लास से, जिसे हम मर्चेंट क्लास भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में। इसी के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक कनेक्शंस होते हैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेसेस या स्ट्रक्चर्स के साथ में। इस एक फैक्ट की वजह से सोशियोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं कि इकोनॉमीज जो होती हैं वो सोशली एम्बेडेड हुआ करती हैं। तो ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया। आप इसके आंसर में पूरा एक इंट्रोडक्शन लिखोगे कि कैसे सोसाइटी जो मार्केट्स हैं वो कल्चरली एम्बेडेड होते हैं। दूसरा, आप इसमें एग्जांपल्स बताओगे, तो एक आप हार्ट का एग्जांपल दोगे, एक आप ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटी का एग्जांपल दोगे और उसका कैसे नेटवर्क है कॉलोनियल इंडिया में। तो आप इसमें जो है बता सकते हो वैश्य कम्युनिटी के बारे में बता सकते हो, कॉलोनाइजर्स के आने के बाद में नई नई कम्युनिटीज़ आने लगी जैसे मारवाड़ी, उनके बारे में आप बता सकते हो। फिर आपने बता दिया कि मार्केट्स में कैसी ह्यूमन क्वालिटी होती हैं, तो बहुत सारी ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। इनको अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया जाता है, अलग अलग सोशल प्रोसेसेस होते हैं। ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। फाइन, सो आई होप सो दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे एंड आपको ये सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। देखो, बेसिकली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ना बस एक बहुत छोटी सी चीज़ करनी होती है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो, जो भी हमसे कंसेप्ट पूछा गया है वो, इसके बाद में मेन पार्ट बता दो और उसके बाद में फाइनली कंक्लूजन कर दो। ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, फ्लो चार्ट बना दो, डायग्राम बना दो, टेबल बना दो। ये चीज़ें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को बहुत अच्छा दिखाती हैं, एक स्टैंडर्ड आंसर बताती हैं, है ना। तो ऐसे करके बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन वगैरह करते रहो, एग्जाम्स को लेके भी और हर एक चीज़ को लेके चैप्टर अच्छे से रीड करो। कहीं कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और प्लीज़ 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 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। हर एक क्वेश्चन का खुद से आंसर लिखने की कोशिश करो। आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो इन आंसर से, बट ट्राई कि आप खुद से प्रैक्टिस करो। और जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स हमें मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, जो बहुत ईजिली गूगल पर एक्सेसिबल है। इसे आप जैसे ही गूगल पर एंटर करेंगे आपके सामने हमारे टॉपर्स आ जाएंगे, हमारे टॉप कोर्सेज आ जाएंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पर मिलेगी। जो भी कोर्स, क्लास, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर, टॉपिक आपको पढ़ना है आप उस पर क्लिक करो, वॉच नाउ पर क्लिक करो, वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा बहुत ही ईजिली। तो जो भी आपको पढ़ना है वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। ना ही हम आपको कोई कूपन बेचेंगे 2 लेक्चर्स के बाद में, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हो। तो देरी किस बात की है, जल्दी से करो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।